नमस्कार बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे। बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट एक बार को। जी हाँ, पहुंच पा रही है। 1-2 मिनट सबका वेट करते हैं आने का। आज है भैया अपना रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1। आज अपनी शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका क्या जोश है इस पर्टिकुलर लेक्चर को लेकर? आप मेरे को फटाफट बता देंगे कमेंट सेक्शन में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यार ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट। अरे फिर से वही फाइल आ गई। ऐसा क्यों भाई? एज वो रोटेशनल मोशन में। चलिए देखते हैं। जोश एज ऑलवेज फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं सर। एनएलएम का फोर्थ लेक्चर? एनएलएम का फोर्थ लेक्चर क्या बोल रहे भाई? सर आज सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉगिन हो रहा है, ऐप में लॉगिन करके वेब लॉग आउट हो रहा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? पढ़ेगा तो एक ही जगह से ना। हाँ क्यों बाबू? सर एक बार लॉग आउट होने के बाद पूरा कुछ नहीं रहता ऐप पर है। वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए सर। लीजिए सर, कर दिया है सर। और बताइए सर। सर इसके शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है क्या? बिना शॉर्ट नोट्स के बेटा रिवाइज कैसे करेगा जब एक दिन पहले तेरे को रिवाइज करना होगा? तो नमस्कार बच्चों, आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके। भाई वर्क पार एनर्जी अपन ने बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करके पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। इस बार टाइम ज्यादा है थोड़ा, तो मैं ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, ज्यादा ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को। नाउ आज का लेक्चर भाई साहब क्या ही बोले, रोटेशनल मोशन। बच्चों ये जो आपका रोटेशनल मोशन है, ये इतना प्यारा लेक्चर है कि क्या ही बताऊं। लेक्चर बोल रहा हूं, इतनी प्यारी यूनिट है कि क्या ही बताऊं। सुनते जाइए बस। अलग अलग पार्ट्स में अपने को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है अपने को सेंटर ऑफ मास। फिर अपने को पढ़ना है बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अपने को पढ़ना है टॉर्क। फिर अपने को पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। और देन आखिरी में अपने को पढ़ना है लोलिन मोतन, है ना? इतनी चीजें हैं सर। बहुत टफ यूनिट है, बहुत भयंकर सर। फट जाता है दिमाग एकदम, बुद्धि हमारी फट जाती है एकदम। सर समझ नहीं आता है क्या करना है। बहुत डरावनी यूनिट है। आइए तोड़ता हूं इसको मैं आप लोगों के लिए, ठीक है? आइएगा, सुनिए। 3 पार्ट में मैं इस यूनिट को तोड़ने जा रहा हूं। वेरी इजी, इजी और टफ, बस 3 पार्ट। शुरू के 2 पार्ट जो है बच्चों ये बहुत इजी है। मौखिक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, वेरी इजी। मौखिक क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको यहां पर मौखिक करवा दूंगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि नीट के क्वेश्चन देखकर आप निपटा दोगे। अच्छा, उसके बाद आता है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बच्चों ये इजी है, वेरी इजी तो नहीं कहूंगा,
क्योंकि यहां पर आपकी बातें होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, यहां पर आपकी बातें होती हैं डायरेक्शन वगैरह से, तो आपको थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन आपने क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा हुआ है, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है तो यहां पर एज सच मैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब एक बात सुनो, अगर आपने वर्क पार एनर्जी तक की है, मेरे क्लासेस अच्छे से किए हैं, सारी डीपीपी अच्छे से लगाई है, सारे टेस्ट सीटीसी अच्छे से लगाए हैं, और थोड़ी सी मेहनत करके अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, अगर आपने इतना किया है, मैं यहां पर आपको वादा कर रहा हूं रोलिंग मोशन भी आपको 100% समझ आएगा, 100% क्वेश्चन लगेंगे, और रोलिंग मोशन में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वेरी इजी वाली कैटेगरी में ला दूंगा अगर आपने इतना किया है तो। अगर नहीं किया है तो आपको करने की जरूरत है भाई, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। क्योंकि जो फिजिक्स का बेसिक बनता है वो इसके बाद वाली यूनिट ग्रेविटेशन तक बनेगा, उसके बाद फिजिक्स भाई हवाई होना चालू हो जाएगी, क्योंकि जो फिजिक्स थी वो बस ग्रेविटेशन तक थी। समझे या नहीं समझे? अगर आपने इतना अच्छे से किया है, रिवीजन बढ़िया से कर रहे हैं, तो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपका जैसा चल रहा है आप वैसे चलने दीजिए। क्लियर है? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चा पार्टी? राइट और रॉन्ग? चलिए आइए। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास, और मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या है, वेरी इजी कैटेगरी में आता है। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक मिनट रुकना जरा। सेंटर ऑफ मास के नीचे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है बच्चे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास को समझना। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ मास होता है आपका मास का सेंटर। क्या कहा मैंने? सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों आपका मास का सेंटर। फिर से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, सेंटर ऑफ मास होता है मास का सेंटर। बोलेंगे मेरे साथ साथ बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों मास का सेंटर। यानी कि क्या? एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैं पूरी की पूरी बॉडी का पॉइंट, पूरी की पूरी बॉडी के मास को पॉइंट मास मान सकता हूं। क्या कहा आपने? एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी के मास को पॉइंट मास मान लो। सर इतने कर्मकांड क्यों करने बेमतलब के? सो दैट आप न्यूटन के सेकंड लॉ का यूटिलाइजेशन कर सको। जब भी एक बॉडी के मास को पॉइंट मास मानते हो तो आप न्यूटन का सेकंड लॉ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाते हो। बिकॉज मैंने आपको बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है बेटा, वो पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। क्या होता है? पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा फील कराता हूं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप पूरे मास को हटा के सेम उस मास का पॉइंट मास मान लो। मिलेगा कैसे? ये देखो, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, हाँ या ना? राइट और रॉन्ग? दिख रहा है? ये वाला पार्ट कुछ पतला दिख रहा है और यहां पर ये कुछ आपको मोटा मोटा दिख रहा है। ट्राइपॉड है ना? ठीक है, दिख रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? देखो ये मैंने ऐसे पकड़ा, इसको आप अपने आप धीरे 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 पास लाइए। जैसे ही आप धीरे धीरे पास लाएंगे आपका हाथ ऑटोमेटिकली एक ऐसे पॉइंट पर आके रुक जाएगा। देखिए ये एक पॉइंट पे रुक गया या नहीं। अब इस पूरे ट्राइपॉड का मास मेरी इस पर्टिकुलर उंगली के ऊपर बैलेंस है या नहीं है? आप बताइए। वो थोड़ा सा हवा चल रहा है तो उसके कारण यह हवा लग रही है, इसलिए वो डोल रहा है ना? लेकिन क्या सेंटर पे नहीं, ना ना ना, इसके सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता ही नहीं है। होता ही नहीं है मतलब जरूरी नहीं है सेंटर पे हो। अगर सिमेट्रिक पार्टिकल है तो सेंटर पे मिल जाएगा, अगर असिमेट्रिक बॉडी है तो सेंटर पे कभी नहीं मिलेगा। देखो ये असिमेट्रिक है, इधर से मोटी है इधर से पतली है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटर ऑफ मास कहां मिला?
भारी वाले मास के पास में मिला या नहीं मिला? सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास के पास में मिला या नहीं मिला? ये देखिए यहां पर भारी मास है और यहां से हल्का मास दूर तक है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप घर पे भी कर सकते हो, है ना। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटर ऑफ मास जो आपको मिलेगा बच्चों, वो भारी वाले मास की तरफ मिलेगा हमेशा हमेशा हमेशा। ध्यान रहेगा, सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास की तरफ मिलेगा। यह बात आपने ध्यान रखनी है। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अभी फील कराऊंगा सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन निपटाना है तो सेंटर ऑफ मास हमको भारी वाले मास की तरफ मिलता है। सर जरूरत क्या है सेंटर ऑफ मास की? सेंटर ऑफ मास की स्टडी ना किसी भी पार्टिकल के मोशन की स्टडी को इजी बना देती है, बहुत इजी बना देती है। सर कैसे? देखो, जैसे कि जब अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास पे मान के हमने एक पॉइंट मास मान के डायरेक्ट लिख दी थी या नहीं? इंटीग्रेशन से बचा लिया था या नहीं? हमारे एनालिसिस को इजी बना लिया था या नहीं? पक्की बात। आओ थोड़ा सा और फील कराता हूं। ये क्या है? ये क्या है जनाब? सर ये पेन है। अगर ये पेन को मैंने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे उठा के ऐसे फेंका आराम से, पेन को जब मैंने ऐसे घुमाया, ये पेन ऐसा घूमता हुआ ऊपर गया, फिर टॉइंग नीचे गिर गया, घूमता हुआ। फिर से देखो, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। लेकिन अच्छे से देखो, इस पेन के ऊपर कितने पॉइंट हैं? फील करो मेरी बातों को। इस पेन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट दिख रहे हैं या नहीं? हाँ। क्या आपको नहीं लगता इनफाइनाइट पॉइंट अपना अपना अलग अलग एक घूमते हुए ऊपर जा रहे हैं और वापस नीचे आ रहे हैं? सारे के सारे पॉइंट ऐसे घूमते हुए ऊपर गए और घूमते हुए नीचे आ गए या नहीं आ गए? हाँ या ना? हाँ सर। अगर आप आगे वाले पॉइंट को देखो, देखो आगे वाले पॉइंट को देखो, ऑब्जर्व करो, मैं पेन घुमा रहा हूं, ये गया, ये आया, ये आया, ये आया, ये ऊपर पहुंचा और फिर ऐसा घूमता हुआ नीचे आया। हाँ या नहीं? ऐसे सारे के सारे पॉइंट मास अपना अपना अलग अलग मोशन कर रहे हैं। लेकिन इस पेन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर को देखो, देखना है, बस सेंटर को देखना। क्या हुआ? आपको नहीं लगा, आपको नहीं लगा सेंटर ऑफ मास ऊपर गया जिसके अराउंड पेन घूम रहा था और वापस नीचे आ गया? आपको फील हुआ या नहीं हुआ? ये देख, ये देख, सेंटर ऑफ मास ऊपर गया और नीचे आया। भाई ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। ये तो हमने यूनिट 1 में पढ़ लिया था, यूनिट 6 में इसकी बातें हो रही हैं। तो सेंटर ऑफ मास की स्टडी ने क्या किया? सेंटर ऑफ मास की स्टडी ने, आपको नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर पेन की स्टडी को इजी कर दिया? इस पर्टिकुलर पेन के मोशन की स्टडी को इजी कर दिया? हाँ सर। बेटा जब अभी अभी तो क्रिकेट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, जब ऐसा स्पिनर बॉल डालता है, जब ऐसे स्पिनर बॉल डालता है ऐसे, तो बॉल कैसी जाती है? ऐसी घूमती हुई जाती है या नहीं? लेकिन जब उसका सिमुलेशन बताते हैं, बॉल को कैसे ऐसे घूमते हुए जाते हुए बताते हैं या ऐसी गिरती है और बताते हैं? आप बताइए। सर बॉल ऐसी गिरती है, बॉल ऐसी गिरती है तो पैराबोलिक मोशन। आप सेंटर को देख के स्टडी करते हो, सेंटर नहीं घूम रहा, सेंटर अपनी जगह पर पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो कर रहा होता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, समझो समझो। सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले बात तो दिमाग में एक बात घुसाओ, सेंटर ऑफ मास भारी वाली तरफ होगा। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी पॉइंट होता है, जरूरी नहीं हो बॉडी के ऊपर हो। सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, जरूरी नहीं हो बॉडी के ऊपर हो। जैसे कि ये एक हॉलो बॉल है, इसके सिर्फ ऊपर ऊपर मटेरियल है, मैंने इसको घुमाया, इसका सरफेस घूम रहा है, ये देख सरफेस घूम रहा है, दिख रहा है घूमता हुआ, सरफेस घूम रहा है। बट द थिंग इज, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में, वहां पे कोई मटेरियल है क्या? नहीं है। तो सर ये सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ना है?
सो दैट आप पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान लो एक जगह, और उस एक जगह पर आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, और जब आप उस एक पॉइंट के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे होंगे तो बॉडी के डायनेमिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट आपका 100% एक्यूरेट आता है। यही सत्य है, आपको यही मानना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया गया है। रॉड को ये रॉड है आपकी, इस रॉड को अगर मैंने यहां पर ऐसा सपोर्ट दे दिया, ये देखिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां पर ये सपोर्ट दे दिया मैंने, अभी हवा चल रही है इसलिए 2 उंगली लगाना पड़ रही है, एसी बंद नहीं कर सकता, आपको पता है ना गर्मी लगती है, हवा चल रही है इसलिए 2 उंगली लगाना पड़ रही है। आप देखिए मैंने पूरे के पूरे मास को यहां पर कंसंट्रेट कर दिया या नहीं कर दिया। सिमिलरली जैसे कि ये पेन था, ये हमारा फोन है, इसका, अरे यार हवा चल रही है, डर लग रहा है हमको, चलिए बच्चों के लिए ये भी सही। हाँ भाई, ये लो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर दिया, अब इस पेन का पूरा मास इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर मेरी उंगली रखी हुई है वहां से मैं मान सकता हूं, हाँ या ना, दिख रहा है एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट, हाँ या ना। तो इस पूरे फोन की जो डायनेमिक्स है, इस पूरे फोन की डायनेमिक्स इसके सेंटर से एज्यूम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, हाँ या ना, बताइए। अरे फिजिक्स पे भरोसा तो रखो बाबू, थोड़ा तो भरोसा रखिए फिजिक्स पे, थोड़ा ही सही। चलिए हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा पढ़िए, जो सब बताया यहां पे लिखा हुआ है, जो सब बताया वो यहां पर लिखा हुआ है। आइए एक एक करके देखते हैं क्या बोला। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट पॉइंट वेयर दैट पॉइंट, 2 बार लिखा गया, माय मिस्टेक, इसको तो पहले एक बार मिटा देते हैं अपन। इज दैट पॉइंट, इसको मिटा दो, इज दैट पॉइंट इज, अभी पढ़िए, फिर से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आइए, center of mass of a system of particle is that point where whole mass of the system is assumed to be concentrated for the application of Newton's second law। बताया मैंने, हाँ जी सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल इज दैट पॉइंट वेयर इट्स होल मास ऑफ द सिस्टम इज प्लेस लाइक अ पॉइंट मास, सारा का सारा मास पॉइंट मास के लिए रखा हुआ है, और जो नेट फोर्स लग रहा है उस पॉइंट मास के ऊपर लगा दो, डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम चेंज ना हो। डायनेमिक्स यानी उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का नेट सम जितना भी आ रहा है उसको उठा के उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, डायनेमिक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्पिनिंग ऑफ बॉल इज साइमल्टेनियसली स्पिनिंग एंड रेजिंग, मैं फेंक रहा हूं, घूम भी रही है, आगे भी जा रही है। अच्छा इसके बाद आप पढ़िए ये थ्रोइंग अ पेन, रोटेटिंग अ पेन, तो जब रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, या मोशन अंडर ग्रेविटी भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, हाँ या ना। बायो वाले स्टूडेंट को सेंटर ऑफ मास की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि भाई क्या बताऊं, प्रेगनेंसी होती है लेडीज में, प्रेगनेंसीज होती है या नहीं होती है लेडीज में, तो उनके फिजिकल अपीयरेंसेस में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्यों आते हैं, सो दैट आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहे। भगवान ने भी फिजिक्स बनाई, किसने फिजिक्स, भगवान ने ही तो बनाई है भाई। आपका अगर सेंटर ऑफ मास भारी वाली मास की तरफ रहेगा, सोचो, इमेजिन करो, अगर आगे की तरफ बेबी आया तो आगे की तरफ मास ज्यादा हो गया, अगर आगे की तरफ मास ज्यादा हो गया, सोचो भाई, मैं आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, अगर आगे की तरफ मास ज्यादा हो गया तो आपको नहीं लगता सेंटर ऑफ मास जो कि पहले इस बॉडी पे था, सेंटर ऑफ मास जो कि पहले इस बॉडी पे यहां कहीं था, वो इधर कहीं आ जाएगा। अच्छा अगर सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ चला गया तो mg यहां से एक्ट करने लगेगा, भाई पूरी बॉडी का मास यहां से एक्ट करने लगेगा। सोचो सोचो सोचो, अगर पूरी बॉडी का मास भारी वाले मास की तरफ से एक्ट करने लगेगा
इस मास को मिल जाएगी एक दूरी, इस फोर्स को मिल जाएगी एक दूरी। ये दूरी के साथ ये फोर्स मिलन करके बेटा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोवाइड कर देगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन, जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सिलरेशन। अभी मोटा मोटा बता रहा हूं, यानी आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, और आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी तो पीठ के ऊपर ज्यादा जोर आएगा। पीठ के ऊपर जोर आएगा तो बेबी को दिक्कत हो सकती है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने किया थोड़ा सा मांस पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और जब थोड़ा सा मांस पीछे की तरफ बढ़ाया तो क्या आपका सेंटर ऑफ मास वापस से अपनी जगह पर आया या नहीं आया? अब आप बताइए। यही होता है। मैंने तो ज्यादा बायोलॉजी नहीं पढ़ी भाई, मैंने तो फिजिक्स पढ़ी है। आपने तो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है बायोलॉजी? सिंपल सा फंडा है, ऑटोमेटिकली फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं लेडीज के अंदर, रीजन बीइंग टू बैलेंस द सेंटर ऑफ मास। आप देखो ना, अगर आगे की तरफ बेबी आया, पीछे की तरफ हल्का सा भगवान ने मास बढ़ा दिया, पीछे की तरफ मास बढ़ाया, तो जो सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास की तरफ भागा था वो वापस से अपनी जगह पर आ गया। आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, सीधी रहेगी। ऊपर वाला है देखने के लिए, आपको लोड नहीं लेना, सब अपने आप हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? अब आप बोलो सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंस नहीं है। कैसे नहीं है भाई? बताओ मेरे को, कैसे इंपॉर्टेंस नहीं है? भगवान बनाया है यार, कमाल करते हो है। जे सर बायोलॉजी का चैनल एक अलग से खोलते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ गए कैसे होता है? पढ़ा तो आपने पहले भी होगा कि फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंज आते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है? उनका साइंटिफिक रीजन ये होता है। ठीक है, नाउ आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। अब वापस से बायो छोड़ के अपन फिजिक्स पे आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। अब सुनिए, आपको दिक्कत होती है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में? होती है? हाँ जी सर होती है। अच्छा, अगर आपको दिक्कत होती है तो कुछ नहीं, जैसे बता रहा हूं आप वैसे ध्यान रखिए, चीजें ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, जैसे बता रहा हूं आप वैसे ही ध्यान रखिएगा। देखिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का मैं फॉर्मूला वगैरह प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, ठीक है? सवाल बहुत सारे कराऊंगा, फॉर्मूला वगैरह प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, सवाल बहुत ज्यादा करवाऊंगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास 1 R1 प्लस मास 2, 10 मिनट 15 मिनट देना, सब समझ आएगा। मास 3 R3 प्लस मास 4 R4 प्लस ऐसे n मासेस रखे हुए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टू इंटू mn। सर ये क्या है सर? अभी सुनो, ये फॉर्मूला एज इट इज पहले तो याद रखो, याद कर लो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना मैं संभालने के लिए। अच्छा, सेंटर ऑफ मास, पहली बात तो मैंने आपको कहा जरूरी नहीं कि मास के ऊपर ही आए, कहीं भी आ सकता है इस ब्रह्मांड में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा आराम से। आराम से, ये हो जाता है आपका x, ये हो जाता है आपका y। दो मासेस रखे हुए, लेट्स से ये है m1, ये है m2, राइट हो रहा हूं? अब थोड़ा सा अगर इमेजिन करोगे तो आपको नहीं लगता जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं आएगा? एक पॉइंट मास m1 है, एक पॉइंट मास m2 है। सेंटर ऑफ मास इतना तो समझ आ रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट मासेस के ऊपर ही कहीं पर आएगा। एक मास यहां रखा है, एक मास यहां रखा है, तो इनके बीच में ही ना आएगा। इधर या इधर आ सकता है क्या? नहीं, इनके बीच में ही आएगा। क्या बोल रहे हैं सर? इसलिए हम ह्यूमंस के फीमेल की तरह है? नहीं, ये क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है नेहा। चलिए आइए, इधर आइए। अच्छा, अभी सुनिए, अभी सुनिए,
भाई मन अच्छा होना चाहिए, तन अच्छे होने का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। मत नहाओ 5 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन अच्छा रखो, लेकिन मंदिर जा रहे हो नहा के जाना जरूरी नहीं है, मन अच्छा रख कर जाना जरूरी है ना। मैं कभी कभी ऐसे लेट उठता हूँ, मम्मी बोलती है मंदिर ले जाओ, फिर मम्मी बोलती है नहा ले। मैं मम्मी को हमेशा बोलता हूँ मम्मी अच्छे मन से लेके जा रहा हूँ ना आपको, अच्छे से चलो, बढ़िया। तन अच्छे होने की क्या जरूरत है, भगवान आपका तन थोड़ी ना देख रहे हैं, भगवान आपका मन देख रहे हैं। द होल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, नहाने में आलस आ जाता है कभी कभी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कल को जाके बोलो कि एजे सर ने ऐसा बोला है, ना ना बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, नहा के जाओ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहा अगर आपका 0 0 है, आराम से समझो, ये 0 0 है तो फर्स्ट मास का पोजीशन वेक्टर क्या R1 वेक्टर लिख दूं, सेकेंड मास का पोजीशन वेक्टर क्या R2 वेक्टर लिख दूं। बेटा अब अंधा भी देख के बता देगा, अंधा भी देख के बता देगा कि जो आपका सेंटर ऑफ मास आएगा इनके बीच में कहीं आएगा या नहीं आएगा, यहां कहीं। हाँ या ना? ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया या नहीं, लाइन के ऊपर आया। हाँ जी सर, इसको कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे आर सेंटर ऑफ मास, इसको कहेंगे बच्चों आर सेंटर ऑफ मास, इसको क्या कहेंगे बेटा, आर सेंटर ऑफ मास कहेंगे, समझे, राइट। तो अब अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो सोचो इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास, हाँ या ना। हाँ जी सर होंगे। वो कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, यहां से पता लगेंगे, देखो बहुत इजी है यार, अत्यंत इजी है, आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा इजी है। एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे लिखना है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस अप टू इंटू जितने भी पॉइंट मासेस है mn xn, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू इंटू mn। y सेंटर ऑफ मास अगर आपको लिखना है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस अप टू इंटू mn yn, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू इंटू mn। अगर आपने बेटा z सेंटर ऑफ मास लिखना है तो क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस अप टू इंटू mn zn, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू इंटू mn। सर ये फॉर्मूले तो हमको बचपन से पता है, ये फॉर्मूले तो हमको बचपन से पता है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन करते नहीं बनता। देखो भाई, ये जो आपने आर सेंटर ऑफ मास लिखा, ये कैसे लिख सकते हो, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप प्लस जेड सेंटर ऑफ मास के कैप लिख सकते हो या नहीं, हाँ या ना। अब सुनो सर, ये फॉर्मूले तो हमको पहले से पता है, बट द थिंग इज हमको इसको यूज कैसे करना है ये मेरे को सर समझ नहीं आ पा रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका आपको यूटिलाइजेशन बताता हूं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको यह समझाया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और मैंने आपको बताया कि जनाब ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं, इनका यूटिलाइजेशन अभी नहीं बताया, इनको कैसे लगाना है ये नहीं बताया। तो अभी तक कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ लें फटाक से। अभी तक कोई दिक्कत बच्चों, अभी तक कोई दिक्कत, क्लियर।
बढ़िया काम। आइए 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 आइए, नो दिक्कत, नो सर। आगे की बात करते हैं। लोकेट द सेंटर ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। अब फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, आइए उसकी बात करते हैं। ये है आपकी एक्स एक्सिस। बहुत प्यार से और सारी मैथमेटिकली कनेक्ट करके चलेंगे चीजें तो मजा तभी आएगा भाई। रोटेशन पढ़ रहे हैं यार, मजाक मस्ती चल रहे हैं क्या बाबा है? चलो, ये है बेटा मास 1, लाइट से ये है मास 1, और लाइट से ये है मास 2, और इनके बीच की दूरी आपको दे के रखी है बेटा कुछ L। एक है मास 1, एक है मास 2, और इनके बीच की दूरी कुछ देकर रखी हुई है बेटा L। सोचो 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 सोचो, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। अंधा भी देख के बता देगा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल होगा या नहीं होगा? हाँ या ना भाई? सेंटर, इन दोनों मास का सेंटर कहां? इनके बीच में ही होगा। यानी जो भी सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो एक्स एक्सिस पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। मैंने कहा लेट से यहां पर सेंटर ऑफ मास मेरे को मिल रहा है। मान लो अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर मिल रहा है तो जरूर ये M2 के पास है, और M2 के पास है तो M2 भारी होना चाहिए या नहीं? हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी यही कहती है। हाँ या ना? मोटा मोटा देखूं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी यही कहती है। देखेंगे मैथमेटिक्स से हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है या नहीं। मैथमेटिक्स ने अगर हाँ भाई टिक लगा दिया तो बढ़िया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ सर। मैं कौन? आदित्य जैन। मैं मानता हूं कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है यहां से x1 की दूरी पर है, और यहां से मान लो x2 की दूरी पर है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला सेंटर ऑफ मास बताओ। मैंने पूछा आपसे आपका घर कहां है, आप क्या बोलोगे? सवाल क्या होना चाहिए? मैंने पूछा आपका घर कहां है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप बताइए। कहां से बताऊं सर? होना चाहिए या नहीं? टेक्निकली तो यही सही है। मेरा घर कहां? मैंने कहा मैं इटारसी में रहता हूं। अब भाई इटारसी में कहां पर रहता हूं? मेरा घर इटारसी में है। इटारसी में कहां पर रहता हूं? इटारसी में रोड भी है, नाली भी है, दरिया भी है। कहां रहता हूं मैं? स्टेशन भी है। किस रोड पे, किस गली पे, उसके पास का लैंडमार्क कहां से बताऊं? सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन हमेशा कहीं से बताई जाती है सर। कहां से बताऊं? मैंने कहा तू यहां से बता। ये x1 है, मैंने कहा यहां से बता क्या ये 0 0 हो जाएगा? अगर ये 0 0 हो गया, यहां से L डिस्टेंस आगे जाएंगे तो M2 के कोऑर्डिनेट L, 0 होंगे या नहीं होंगे? M2 के कोऑर्डिनेट L, 0 होंगे, हाँ या ना? अब अंधा भी देख के बताएगा कि सर जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, क्योंकि दोनों मास एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, हालांकि z की तो बात ही नहीं हो रही, y एक्सिस दिख रही है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? भाई आप मेरे को बताओ, ये जो सेंटर ऑफ मास मिला है इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास होगा, एक y सेंटर ऑफ मास होगा। भाई पोजीशन तो x, y पे बतानी पड़ेगी, xy प्लेन पे बता रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए या नहीं? अरे भाई हमारे इंट्यूशंस जो कह रहे हैं उनकी सुनो पहले। इंट्यूशंस जो कह रहे हैं, हाँ सर y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब देखो जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से देखो। अगर आपको यहां से बताना है सेंटर ऑफ मास तो इसको 0 0 मान लो, यहां से बता रहे हैं। ये x1 y1 हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर। ये x2 y2 हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर। x2 y2 हो गया। आराम से, एकदम आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, चलो पहले y का फील दिलाता हूं। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? m1 y1 प्लस m2 y2, दो ही पॉइंट मास से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए बच्चों लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मेरे साथ साथ लिखिए। आप बताइए
सबसे पहले ओरिजिन मानना है, कहां से बताना है। m1 का मास है, y1 0 है, m2 का मास है, y2 0 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। मेरे लाल आप बताओ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले ही देख लिया था हमने, कोई लोड वाली बात है ही नहीं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? ये होगा हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 की वैल्यू 0, m2 x2 की वैल्यू l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो रहा है या नहीं हो रहा है? x सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है, आराम से x सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू l। अब थोड़ी सी अगर आपने गणित पढ़ी होगी, हालांकि मैं आगे प्रूफ करा रहा हूं, अगर परसों का होमवर्क किया होगा तो दिखा रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। x सेंटर ऑफ मास फर्स्ट वाले मास से m2 के प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? थोड़ी सी अगर मैं हालांकि आगे जा रहा हूं, डोंट वरी, जा रहा हूं। यानी ये जो x सेंटर ऑफ मास आया वो यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी आई है, क्योंकि आपने 0 0 इसको लिया, तो ये जो x सेंटर ऑफ मास है ये x1 आया या नहीं आया? मजा आया भाई? गणित जोड़ना बहुत जरूरी है। यही तो आपका x1 हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, x1 हुआ। अरे अभी और प्रूफ करवा दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। तो मेरे लाल अगर ये x1 हुआ तो x2 क्या होगा आप बताओ? सिंस l is equals to x1 plus x2, this will imply this x2 is equals to l minus of x1। यहां से बेटा x2 कितना हो जाएगा? l माइनस ऑफ x1। x1 की वैल्यू कितनी है? m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू l। यहां से मेरे लाल x2 कितना आ रहा है? m1 l प्लस m2l माइनस m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां से जो x2 आ रहा है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू l आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये x2 कहां से आ रहा है? ये x2 देख, एरो कहां से लगा? यहां से आ रहा है। एरो देख कहां से लगा? यहां से आ रहा है। एरो देख कहां से लगा? यहां से आ रहा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 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 let's say this to be equation 1 and this to be your equation number 2, this to be your equation number 2। आप क्या करो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। करिए। इक्वेशन 1 x1 इज इक्वल्स टू m2, आराम से m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय x2 लिखो, x1 अपॉन x2 क्या हो जाएगा? m1l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। राइट हो रहा हूं? m1 प्लस m2 से काटो, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 उड़ गया, l से मेरे लाल l उड़ गया। तो क्या x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 आ रहा है? x1 दिस विल इम्प्लाइज दिस x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m2 बाय m1 आ रहा है। आप बताओ x1 m1 इज इक्वल टू x2 m2 इज इक्वल टू कांस्टेंट दिख रहा है या नहीं? x इंटू m कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस विल इम्प्लाई दिस x इंटू m क्या है बेटा? x इंटू m कांस्टेंट है, और x इंटू m कांस्टेंट है तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आएगा,
और अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आया तो जहां पर मास ज्यादा होगा वहां से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो कम हो जाएगी या नहीं, ज्यादा मास के पास सेंटर ऑफ मास मिलेगा या नहीं। देख, मैं नहीं कह रहा हूं, गणित कह रहा है, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब आपको गणित ने बता दिया कि हां, भारी वाले मास की तरफ आपका एक्स सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स divides the line joining them in the inverse ratio of their masses। आराम से भाई, जो बताया वो प्रूफ कराया, मजा आया। कहाँ टफ है सेंटर? अभी देख, क्वेश्चन तो देख के उड़ा देगा, देख कर उड़ा देगा। ये पहले बेसिक बनाओ ना, एक क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ यार, सेंटर ऑफ मास को ऐसे देखना है। एक बार देखना सीख, मैं चलता हुआ दिखा दूंगा आपको सेंटर ऑफ मास आगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी पहले सेंटर ऑफ मास देखना सीखो, कहां पे दिख रहा है सेंटर ऑफ मास। हाँ, अब दिख गया, अब उसको चलता हुआ देखेंगे। पहले देखना तो सीखो कि सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है। आज की क्लास में यही करने वाले हैं। आइए आगे की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन। लिखिए क्वेश्चन। एक 2 केजी और 3 केजी का मास है जो कि 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। आराम से, एक 2 केजी और एक 3 केजी का मास है जो कि 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यह है 2 केजी का मास, यह है मेरे लाल 3 केजी का मास, और इनके बीच की जो दूरी है लाला, वो आपको गिवन है 10 मीटर है। अब आपको बताना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अंधा भी देख के बता देगा यहां कहीं आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, 3 वाले के पास में होना चाहिए या नहीं। अब देखो, दो तरीके। एक तो मौखिक वाला तरीका, अगर आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सही है तो आप मौखिक निपटा दोगे। और दूसरा फॉर्मूले वाला तरीका, अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा वीक हो तो मैं तो आपका हाथ पकड़ा हूं ना बेटा, मेरा हाथ पकड़ के चलो, आओ पहले मौखिक वाला तरीका समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, पहले मौखिक तरीका समझो, टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्या x इंटू एम आपका कांस्टेंट होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, x इंटू एम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल आएगा। पक्की बात? हाँ जी सर। तो बेटा यहां से बताओ, x1 अपॉन x2, m2 कितना है 3, m1 कितना है 2। इसको देखो, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, आराम से सुनो, ये बता रहा है, ये जो 10 मीटर का पार्ट है उसको इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस में डिवाइड किया। कैसे किया सोचो। टोटल पार्ट, टोटल 10 मीटर के कितने, 3 और 2 5 पार्ट हुए या नहीं हुए? आराम से, 10 मीटर के 5 पार्ट हुए या नहीं हुए? तो एक पार्ट कितने का हुआ सर? एक पार्ट 2 मीटर का हुआ। अगर एक पार्ट 2 मीटर का हुआ तो x1 से 3 पार्ट, सॉरी m1 से, x1 लिख दिया मैंने, माय बैड, एक मिनट, एक सेकेंड। m1 से 3 पार्ट दूर x सेंटर ऑफ मास मिलेगा। बोले तो कितने मीटर? 3 पार्ट कितने के हो गए? 6 मीटर। और m2 से 2 पार्ट दूर x सेंटर ऑफ मास
मिलेगा। दो पार्ट कितने के हो गए मेरे लाल? 4 मीटर के हो गए या नहीं हो गए? यानी कि बेटा यहां से 6 मीटर, M1 से 6 मीटर आगे और M2 से 4 मीटर पीछे आपको सेंटर ऑफ मास मिला या नहीं मिला? सुन, नहीं सर फील नहीं आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहां से ही फील आएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सिंस y सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा। क्यों भाई? अगर y सेंटर ऑफ मास 0 होगा, क्यों होगा सर? इसको 0 0 माना तो ये यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 10,0 पर है। आ जाइए, y सेंटर ऑफ मास लिखो, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अल्टरनेट डाल दो यहां पे, अभी हेडिंग डाल दूंगा। y सेंटर ऑफ मास 0 मीटर आया या नहीं आया? x सेंटर ऑफ मास लिखिए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा? सर 30/5। x सेंटर ऑफ मास 0 0 जहां से मानना, पहले ओरिजिन मानना, यहां से x1 लिख रहे हो, 30/5 6 मीटर आया या नहीं आया? बता मेरे लाल, क्या टफ था इसमें? मेरे को तो कुछ टफ नहीं लगा। तेरे को क्या टफ लग रहा है? थोड़ा सा बता बेटा आज के पहले। जैसे करना हो वैसे करो। सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस को उनके मासेस के इनवर्स रेशियो में, लेंथ को उनके मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? पक्की बात? चलिए, एक एल लेंथ का स्क्वायर है, एक एल लेंथ का स्क्वायर है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अगर इसके वर्टाइसेस पे रखे हुए मास आपको गिवन है, देखिएगा एल लेंथ का स्क्वायर है, यहां पे आपका m का मास रखा हुआ है, यहां पे आपका 2m का मास रखा हुआ है, यहां पे आपका 3m का मास रखा हुआ है, यहां पर पॉइंट मास आपका 4m का रखा हुआ है। कैसे करेंगे सोचो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आइए हम लोग मिलकर। अगर ये एल लेंथ का स्क्वायर है, सोचना, अगर ये एल लेंथ का स्क्वायर है तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनो। एक मान लो एक्स एक्सिस, देखो पूरा फील देता हूं, मजा आ जाएगा, ठीक। और एक मान लो वाई एक्सिस। ऐसी कहां से बताना है, कहां से बताना है? सोचो ना बेटा। नहीं, अरे वो तो क्या फर्क पड़ता है, रुको जरा, ये ग्रीन वाला पार्ट ऊपर लाया लेकर आना है। नहीं, अरे नहीं रे भाई, कैसे आता था यार, पहले तो ले आता था मैं। मिरर नहीं, कॉपी नहीं, शेयर नहीं, छोड़ो। हाँ आ गया ऊपर, चलिए ये दिख रहा है। हाँ अब सुनो मेरी बात, जो बता रहा हूं उसको फील करो। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। देखो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? सोचो। एक बात बताओ, ये वाई एक्सिस पे टोटल कितना मास रखा हुआ है? यहां पर 5m, और इससे एल डिस्टेंस दूरी पर, इससे एल डिस्टेंस दूरी पर कितना मास रखा हुआ है? सोचो, आराम से सोचो। देखो सर 5m रखा हुआ है। अगर 5m का मास y एक्सिस के सिमेट्रिक में रखा हुआ है तो y एक्सिस का सेंटर ऑफ, x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास L/2 आना चाहिए या नहीं? y के सिमेट्रिक है तो x का सेंटर ऑफ मास देगा ना। सर ये क्या कहा आपने? सुनो, फिर से सुनो। ये है 5m, ये है 5m। इनका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में आना चाहिए, तो ये जो x कोऑर्डिनेट आएगा ये L/2 आएगा या नहीं आएगा? फील कर, अरे प्रूफ भी करवा दूंगा, पहले सेंटर ऑफ मास देखना सीख। हाँ यार सर
बात तो आपकी चौखी है, ये जो भी आएगा इसके बीचम बीच आएगा या नहीं आएगा? इस लाइन पे कहीं तो भी सेंटर ऑफ मास मिलना चाहिए, पक्की बात। इस लाइन पे कहीं तो भी एक्स सेंटर ऑफ मास L/2 आना चाहिए। सर मानते मानते मानते। अच्छा, एक्स के सिमेट्रिक देखो, यहां कितना रखा हुआ है 3m, यहां कितना रखा हुआ है सर 7m। तो आप बताओ जो y सेंटर ऑफ मास आएगा वो भारी वाले मास की तरफ इधर कहीं बीच में आना चाहिए या नहीं? भारी वाले मास की तरफ होता है, हाँ सर भारी वाले मास की तरफ होता है। तो मैं मानता हूं कि लेट से यहां कहीं आपका आ रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहां कहीं मैं पहले ही लिख देता हूं, मेरे को जो सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वो यहां पे मिल रहा है। दिस इज योर एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास। पहले ही लिख दे रहा हूं एक्स सेंटर ऑफ मास L/2 है, वाई अभी निकाल लेते हैं। लेकिन इतना पता है कि 0.5 से L/2 से तो ज्यादा ही आएगा भाई। L/2 वाई यहां पर होता, इससे तो ज्यादा ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ यार सर बात तो सही है। दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं? सेंटर ऑफ मास भारी वाली मास की तरफ आना चाहिए या नहीं, पहले आप ये बताओ, हाँ या ना? सोचो, फील कराता हूं। ये आपका एक कुछ भी है, क्या है ये मुझे भी नहीं पता क्या रखा हुआ है। ओके, कुछ काम की चीज निकल गई क्या? ये क्या है? आई डोंट नो। अच्छा, गाड़ी के साथ आए थे, ठीक है, यहीं पड़े हुए हैं। ऑल राइट, कोई नहीं। सुनिए नाउ, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। जैसे कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सामने रखा हुआ था, देखो, फील कराने की कोशिश करो। अभी इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा, हाँ या ना? सोचो, अभी जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो ऐसा बीच में होगा या नहीं होगा? हाँ जी। अब सोचना, जरा सा फील करो, अगर मैं इस तरफ मास बढ़ा दूं, अगर मैं इस तरफ मास बढ़ा दूं तो बेटा ये ऐसा पलटेगा। मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस तरफ मास बढ़ाया तो थोड़ी सी ये उंगली है मैंने भारी वाले मास की तरफ खसका दी। अरे यार, ऐसे देखो, इस वाली उंगली को देखो, इस वाली उंगली को, पहले ये बीच में थी, अब अगर मैंने इधर पर मास बढ़ा दिया, इधर पर, तो इसको खसकानी पड़ेगी या नहीं? हाँ या ना? फील हो रहा है या नहीं? ये देखो, अच्छा हाँ पकड़ा तो आ गया ना। देखो यहां पर अगर मैंने मास लगाया तो ये जो बीच में फिंगर थी अभी देखो टर्न हो रहा है, ये देख, ये जो पहले बीच में फिंगर थी अगर मैंने ऊपर की तरफ मास बढ़ाया पलट गया। अब देख, क्या पकड़ के देखो ना, अब देख, अब मैंने जहां पर मैंने मास बढ़ाया अपनी फिंगर यहां से इधर खसका दी, अपनी फिंगर सेंटर से, अपनी फिंगर सेंटर से इस तरफ खसका दी, बैलेंस हो गया या नहीं? सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास की तरफ आया या नहीं आया? फील आना चाहिए यार, फील नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। सेम प्रॉब्लम है, सेंटर ऑफ मास भारी वाली मास की तरफ आया, मैंने एक्स तो ऐसे ही मौखिक निकाल दिया। आओ फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। अगर सर सेंटर ऑफ मास मेरे को निकालना है, कहां से निकालूं? मैंने कहा अगर ये L है, इट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड L। अगर इट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड L है तो इनके कोऑर्डिनेट लिखो। मैंने कहा यहां से बताऊंगा 0,0, यहां पर L आगे चले गए, L,0 हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? ये लिख पा रहे हो कोऑर्डिनेट? यहां से L आगे जाओगे, y0, x में L आगे चले गए, L,0। यहां से L आगे जाके L ऊपर जाओगे तो 3m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? सर L,L। और यहां से y में सिर्फ L ऊपर जा रहे हो तो x तो 0,L हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। अच्छे से देखो, ये x1 y1 हो गया, कोई कंजूसी नहीं है लिखने में। ये x2 y2 हो गया, हाँ जी सर। ये आपका x3 y3 हो गया, हाँ जी सर। और ये आपका मेरे लाल x4 y4 हो गया, हाँ या ना? x4 y4 हो गया, हाँ या ना? राइट 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 राइट। देयरफॉर एक्स सेंटर ऑफ मास, आराम से, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, x4 0 है, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस
m4। बच्चा पार्टी आप बताओ x सेंटर ऑफ मास कितना आया 5 ml डिवाइडेड बाय 10 m। m से m उचकाएंगे तो क्या x सेंटर ऑफ मास L/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या हमने पहले ही नहीं निकाल दिया था? भाई इससे ज्यादा फील और क्या दूं? आपको पहले ही आंसर निकलवा दिया। इससे ज्यादा फील आप और क्या लेंगे मेरे बच्चों? आपको देखो x सेंटर ऑफ मास पहले ही लिख दिया था L/2 आएगा, राइट। सिमिलरली ये m से m काट देंगे 5/10 है। y सेंटर ऑफ मास निकालना है, आइए सिमिलरली पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना आप सीख रहे हो। YCOM इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। y सेंटर ऑफ मास 7 ml अपॉन 10 m। m से m कैंसिल आउट हो गया। y सेंटर ऑफ मास 7/10 या 0.7 टाइम्स ऑफ l, जो कि 0.5 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? लो जी लो, हमने तो पहले ही बता दिया था कि 7l/10 आएगा, मतलब 0.5 से बड़ा आएगा। 0.5 से बड़ा 0.7 आया या नहीं आया? मजा आया क्वेश्चन करने में? मजा आया क्वेश्चन करने में, हाँ या ना? एक क्वेश्चन और बना देता हूं, चलो सिर्फ आप लोगों के लिए। आओ देखता हूं। इट्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इट्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। यहां पर m का मास है, यहां पर 2m का मास है और यहां पर 3m का मास है। अभी कैसे करेंगे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, थोड़ी सी आपको आती है। और पूरी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री से क्या डरना, इतना सारा गणित पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री से क्या डरना, सब निकाल दो आराम से। देखो इट्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। क्वेश्चन है इट्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, then find सेंटर ऑफ मास। आराम। कहां से सर, कहां से? मैंने कहा यहां से निकालो। ये 0,0 यहां से इधर गए बेटा L,0। सर ये सब तो सही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? सोचो, इसके कोऑर्डिनेट 3m वाले का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? भाई आपको x1 y1 मिल गया, आपको x2 y2 मिल गया। यार सर ये जो कोऑर्डिनेट हैं, देखो देखो देखो, आराम से समझना पहले चीजों को, बहुत आहिस्ता आहिस्ता नहीं चीजें फिसल जाएंगी। यहां से अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो बेटा मुन्ना राजा ये वाला एंगल कितना होगा? सर 60 डिग्री। आराम से यहां से यहां कितना होगा? ये L/2 होगा या नहीं होगा? x कोऑर्डिनेट तो इसका L/2 हो गया, लिख दो। x कोऑर्डिनेट तो इसका L/2 हो गया, x कोऑर्डिनेट तो इसका L/2 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये साइड क्या है? L की साइड है या नहीं? अगर ये साइड L है, ये 60 डिग्री है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या साइन 60 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? सिंस
साइन 60 इज इक्वल्स टू एक्स बाय एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां से जो x हो जाएगा L साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2L हो जाएगा या नहीं। यानी कि ये जो लाइन है ये √3/2L की हो जाएगी। यानी यहां से L/2 आगे जाओ, √3/2L ऊपर जाओ तो 3m का मास है या नहीं है। हाँ या ना, लिख दे रहा हूं √3/2L, लिख दे रहा हूं √3/2L। मैं यहां रुकूंगा, अगर मेरे भाई बहन किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो बेटा पूछो। हाँ, आराम से, ऐसी कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। आपको डर लगता है ना, डर आहिस्ता आहिस्ता ही निकलता है। राइट सर, ये भी x के टर्म में ही। क्या x के टर्म में? अरे मैंने ये वाली l लेंथ मान, अरे मेरे भाई बाय मान ले, मेरे भाई बाय मान ले। क्यों? तेरे को x से बहुत दिक्कत है, बड़ी दिक्कत दी है उसने तेरे को, इसलिए तेरे को दिक्कत है x से। ये ले y लिख ले, खुश y, खुश, तू खुश रहे। और कुछ? अरे यार कमाल हो रहे हो यार, x और y में कंफ्यूज होना। अरे कुछ ले ले, इसकी लेंथ निकालनी है मेरे भाई। अरे इतना मैसेज नहीं कर रहा हूं, हमारा काम चलता रहता दिन भर, 24 घंटे दिमाग हमारा एकदम ऐसे ही, बाल ऐसे ही झड़ रहे हैं। चलो मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आज, चलो अब आप बोल रहे हो ना कि कितना मैसेज करे, इतना हंस रहे हैं, देखो चलो मैं आपको आज बताता हूँ थोड़ा थोड़ा अपने बारे में। कहाँ से शुरू करूँ? आप देखते होंगे ना मैं बीच बीच में मोबाइल देखता हूँ, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न बीइंग आई एम एन इन्वेस्टर, मैं स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ, ठीक है। और एज यू ग्रो विथ योर लाइफ, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे लाइफ में, तो आपको पता लगेगा देयर इज अ थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग, दैट इज कॉल्ड मनी। द मोमेंट यू आर लिविंग इन योर लाइफ, आपको इमोशंस ज़्यादा बोलूँगा कि अच्छे लगते हैं, बट एज यू ग्रो इमोशंस के ऊपर होता है पैसा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ग्रो करोगे आपको पता लगेगा, बिकॉज बाय द टाइम यू स्टार्ट यू आर इन द गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ, यू आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो वर्ड है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्ड है ये इतना भारी वर्ड है, ये हर कोई झेल नहीं सकता। अगर मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताता हूं, आई यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 28 मेंबर्स। 28 मेंबर की एक सिंगल जॉइंट फैमिली में हमारा पूरा परिवार रहता है अभी भी इटारसी में। एक सिंगल किचन है, एंड जो उस पूरे घर को चलाते थे वो थे मेरे पिताजी, है ना। सिंगल हैंडेडली उस घर को चलाने वाले थे मेरे पिताजी। मेरे कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, मेरी बुआ फूफा, मतलब बुआ जी, और मेरी कज़न सिस्टर्स वगैरह की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, जो भी करवाया वो पिताजी ने करवाया। और कभी भी उन्होंने कोई भी चीज़ एज सच मतलब जोड़ी नहीं, हमेशा हम लोगों के ऊपर देते गए। एक टाइम ऐसा आया जब चीजें एक्सेलरेट होना चालू हुई, हमारी पिताजी की जिंदगी ऐसी चली है, ऐसी कभी ऊपर नहीं गई। बाय द टाइम वो ऊपर आना स्टार्ट हुई, पिताजी गुजर गए। अब उनको जो अपना गोल्डन फेस देखना था वो नहीं देख पाए। और ये सबकी लाइफ का ग्राफ होता है ना। आपको सब्र रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, आप मानो या ना मानो। मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुना सकता हूं कि आप शायद सुन भी ना पाए,
बट ठीक है, तो वो ये फेस नहीं देख पाए। अब द थिंग इज, ये जो पिताजी के ऊपर ये वाला जो फेस था रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ये आ गया हम लोगों के ऊपर, राइट? तो दिस इज वेरी क्रिटिकल थिंग टू लिव विथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना एक अपने, क्योंकि मेरे ऊपर सिर्फ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस चीज को समझो। द वेट माई फादर यूज टू कैरी इज दैट वेट जो मेरे को अब कैरी करना है, वो वेट को अब मेरे को कैरी करना है। तो अगर लाइफ में थोड़ा पैसा रहेगा ना आपकी जेब में, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा लोगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना ही सबसे बड़ा काम होता है। आप बोलते हो ना प्यार, प्यार लव अब कुछ नहीं होता मेरे भाई, दैट इज जस्ट अ हार्मोनल चेंज ऑफ योर बॉडी। आप तो बायो के स्टूडेंट है ना। एज यू ग्रो इन योर लाइफ यू विल रियलाइज कि यार ये प्यार यार कुछ होता नहीं है, इट्स ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय द टाइम you are capable enough of taking a responsibility of someone, you will fall in love with him or her। ये लाइफ की सच्चाई है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये एक एक्सपीरियंस के साथ कोई आपको ऐसा समझा सकता है, बट ये आपको जीनी पड़ेगी और आप समझोगे तभी। आज नहीं समझोगे, आज आपको ये भाषण लगेगा, आप इसको कभी नहीं समझोगे, आपको आज ये भाषण लगेगा। बट द थिंग इज द टाइम व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दिस थिंग कि हाँ यार, इट्स ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मैटर्स, नॉट द लव। लव कम्स आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचो, अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो तो आप उसको, मतलब आप उसको प्यार करने के लायक हो। सिंपल। आपके फादर आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी मदर आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना। पड़ोसी के बच्चे को तो नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ट्राई टू गेट व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप समझो इस चीज को। इट्स ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको आपकी लाइफ में ग्रो कराएगी। एंड टू बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सिर्फ टीचिंग नहीं करता, देर आर सम ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट जिनके ऊपर भी मैं काम करता हूं। आई यूज टू अर्न फ्रॉम 2-3 सोर्सेस एज वेल। ठीक है? तो जिस फेस में अभी आप हो वहां पर आपको इमोशंस की कद्र होगी, बट एज यू ग्रो यू विल रियलाइज कि यार ये इमोशंस थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जेब में अगर थोड़ा सा पैसा होगा तो मैं अपने घर वालों का पालन पोषण इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा, अच्छे से करवा पाऊंगा। आपको नहीं पता, आप किसी दिन भगवान ना करे कभी ऐसा हो, जस्ट ट्राइंग टू शेयर व्हाट आई हैव लिव्ड इन माय लाइफ। मेरे एक रिलेटिव बहुत करीबी जो मेरे दिल की थी, शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था। उनके हार्ट का वॉल्व चेंज होना था, तो जो उनके घर वाले थे उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो उनका अच्छे से ऑपरेशन नहीं हो पाया। मेरे पास भी नहीं था, नहीं मैं दे देता। लेकिन आज मैं सोचता हूं अगर मैं उस टाइम पर पैसा देने लायक होता तो शायद आज वो मेरे साथ होते। So it's not the money that matters, it's the person that matters, it's the responsibility that matter। अगर होता तो वो पर्सन साथ होता। तो आपको ग्रो करना है तो आपको अर्न करना पड़ेगा, और अर्न करना है ना तो जिंदगी में एक बार आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फैक्ट है, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। नहीं करोगे, जिंदगी भर करना पड़ेगा, जिंदगी भर। आप बनो डॉक्टर, आप पैसा कमाओ, कोई बुरा, पैसा कमाना बुरी बात थोड़ी। आजकल मैं देख रहा हूं कि कुछ टीचर्स लोगों को ऐसा बोल दिया जाता पैसा कमा के कि यार ये पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। सही तरीके से पैसा जब तक आप कमा रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। गलत तरीके से पैसा कमाना बुरी बात है, मैं तो आपको हमेशा कहता हूं।
आप गलत तरीके से पैसा कमाने का कभी जिंदगी में सोचना भी नहीं, मेहनत करो, जितना कर सकते हो यार उतना करो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, मेहनत करिए, जितनी कर सकते हो उतनी करिए, मेहनत में कमी मत छोड़ो, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, किसी ना किसी दिन कभी ना कभी आपको वो किक देगा। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, आपका भी टाइम आएगा। आप अगर इस फेस में है कोई, तो आपका भी ये वाला टाइम आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट आप वो तभी आएगा जब आप लायक बनोगे, समझे या नहीं समझे? वो तभी आएगा जब आप लायक बनोगे। पहले एक चीज बनो, पहले मैं टीचर बना, उसके बाद इन्वेस्टर बना। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अरबों खरबों, नहीं, थोड़ा बहुत, महीने का 10-15-20 हज़ार रुपए यहाँ वहां से मेहनत करके मशक्कत करके बाल झड़ा के कमा लेते हैं। ये वही 15-20 हज़ार रुपए हैं जिससे मैं अपने घर वालों का पालन पोषण थोड़ा और अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी टाइम अच्छा रहता है तो 40-50 भी हो जाते हैं, लेकिन पैसा मेहनत करके कमा रहा हूं ना, अपना दिमाग लगा के कमा रहा हूं, किसी को धोखा देकर, किसी को बुरा बनाकर, किसी को पीछे छोड़कर तो नहीं कमा रहा हूं। These are my ethics. I have seen people, I have met people in my life जो मेरे को धोखा देकर आगे निकल गए और बहुत पैसा कमा रहे हैं। आज मैं चाहता तो शायद मैं भी किसी और को धोखा देकर और पैसे कमा सकता था, और इतने कमा सकता था कि मत सोचो आप। बट आई चूज टू लिव विथ माई एथिक्स, ठीक है। आज भी कई लोग बोलते हैं यार तू ये है, तू वो है, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने एक ही चीज कही, अगर मैं एक बार ऐसा कर दूं तो मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा यार। एक तो ऑनलाइन की मेमोरी बहुत कम होती है, बहुत बहुत छोटी होती है, सब भूल जाते हैं, और लोग बाग इस चीज का फायदा उठाते हैं क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। वो गलत करके आगे निकल जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटे, उनको पता है अरे यार 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने की भसड़ है, कुछ नहीं होना। 2 महीने शांत बैठते हैं, फिर धीरे धीरे सामने आएंगे, 2 महीने में सब कुछ भूल जाएंगे। चाहता तो आई वॉज हैविंग ऑप्शन ऑफ डूइंग दोस टाइप ऑफ थिंग एंड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी दैट आई कैन नॉट इवन अर्न इन नेक्स्ट 2 और 3 ईयर। मैं 4-5 साल का पैसा एक साथ कमा लेता, और कमाया है लोगों ने टीचिंग प्रोफेशन में, ऐसा नहीं है नहीं कमाया, मैं बता रहा हूं कमाया है। किसी दिन अगर मेरे मुंह से कोई भगवान ना करे सच्चाई निकले, आपका एडुकेशन के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, बट कमाया है लोगों ने। एंड आई हैव ऑल द डिटेल्स कि किसने कितना क्या क्या कमाया, बट द थिंग इज क्या फर्क पड़ना है उन सबसे, उन्होंने कमा लिया, अच्छी बात है, मेरा तो कोई लॉस नहीं हुआ ना, मेरा लॉस नहीं हुआ। हाँ, धोखा मिला, ठीक है, क्या दिक्कत है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, होता है, चलता है, सब बढ़िया है ना। तो इसलिए आप अगर मेरे बच्चे हो तो हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में कभी गलत चीज करके पैसा मत कर। पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, अपार कमाओ, अंबानी को पीछे छोड़ दो, लेकिन गलत तरीके से मत कमाना, जिस तरीके से किसी का नुकसान हो। वो पैसा बेटा कभी खलता नहीं है, इस बात को मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, कमाओ, सही तरीके से कमाओ, वो पैसा कभी खलेगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं निकल जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस में निकल जाएगा, किसी को उधारी दे दोगे वो लेकर भग जाएगा, कहीं पैसा आपका डूब जाएगा, कुछ भी हो जाए, वो पैसा कभी खलेगा नहीं आपको, आप मानो या ना मानो, ये सत्य है। इट्स अ जीरो सम गेम, आप जीरो लेकर आए थे, जीरो लेकर जाओगे, इट्स अ जीरो सम गेम। आपका बर्थ जीरो पे हुआ था, आपकी डेथ जीरो पे हो जाएगी, इट्स अ जीरो सम गेम। जो भी उतार चढ़ाव होता है वो इस 2 जीरो के बीच में ही होता है, समझ गए। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मैं भी माफ करिएगा यहां वहां निकल जाता हूं कभी कभी भावुक होके, लेकिन ठीक है, इट्स गुड टू शेयर थिंग्स विद आवर लवली स्टूडेंट्स। चलिए, तो बेटा हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गए या नहीं मिल गए? हाँ जी सर मिल गए। अब सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, आपके पास x1 y1, x2 y2 और आपके पास x3 y3 है, हाँ या ना? हाँ जी सर है। अब अच्छे से देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर कितना मास है सर? 3m। यहां पर कितना मास है? 3m। तो बेटा x एक्सिस के सिमेट्री में क्या L/2 पे YCOM आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप खुद बताओ। जो भी आपको
जो भी आपको एक्स COM वाई COM मिलेगा वो यहां कहीं L/2 पर मिलेगा, हाँ या ना? ये L/2 पर मिलना चाहिए या नहीं? L/2 यहां एकदम बीच में, हाँ या ना? आराम से इसको L में ऐसा लिख देता हूं। यहां पर जो भी ये लेट से ये आपका सेंटर ऑफ मास है, लेट से ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये है एक्स COM और वाई COM। जो वाई COM है यहां से L/2 ऊपर आ रहा है या नहीं? L/2 निकाल लेंगे, डोंट वरी, लेकिन दिख के ही दिख रहा है कि L/2 ऊपर आ रहे हैं, हाँ या ना? दिख रहा है या नहीं? हाँ यार सर, L/2 ऊपर आ रहे। ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, L/2 ऊपर आ रहा है, राइट। अच्छा, अभी इधर देखो, इधर पे कितना है सर? 4m, और इधर पे कितना है? 5m, हाँ या ना? तो जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा वो हल्का सा इस वाले मास की तरफ, बीच में नहीं आएगा एकदम, हल्का सा इस वाले मास की तरफ यहां कहीं आना चाहिए या नहीं? इस लाइन पर यहां कहीं पर आना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास, पहले इस चीज को फील करो, एकदम बीच में थोड़ी आता है, बीच में तो आपका x/2 हो जाए, यानी L/2 भी हो जाता है, ये तो बीच में L/2 यहां पर और L/2 पर यहां आ रहा था, नहीं, हल्का सा भारी वाले मास की तरफ आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ जी, और निकाल लेते हैं, पहले अपन वाई COM निकालते हैं। वाई COM आराम से M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 कितना आया बेटा सर? √3/2L होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 प्लस M3, सही है ना सब? देखते हैं, चलो सॉल्व करके, कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है मेरे को। ये हो जाएगा 3√3ml/2 इंटू 3 और 3 6m। यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या? चेक करो, 3 इधर है 3 इधर है, वाई COM x/2 आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, सिमेट्रिक मास, 3 इधर 3 इधर, देखते हैं कितना आ रहा है, आना तो यही चाहिए, देखते हैं बाकी, एक बार 2 बार अभी यहीं खड़े खड़े क्वेश्चन बनाए ना, तो हो सकता है इसलिए दिक्कत कुछ हो, लेकिन देखते हैं, चलिए। वाई सेंटर ऑफ मास आ रहा है √3L/4। अच्छा, एक काम करो, ये तो सही है, आएगा तो यही, एक काम करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास और निकाल लेते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। आइए देखते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास 2 और 1.5, 2 और 1.5, 3.5 7ml/2 लिख सकता हूं इंटू 6m, हाँ या ना? कितना आ रहा है यार आंसर? 7/12, हाँ, m से m उचका दो, ये ऐसा क्यों आ रहा है? लेकिन सोचने दो थोड़ा, कहां पर गलती कर रहे हैं? 7L/12। पहले तो ये बताओ सबके आंसर यही आ रहे हैं क्या, या मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं? पहले ये बताइए सर, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस L नहीं है ना? किन दोनों के बीच में? माय बैड, थैंक यू बेटा। अरे इसका आधा आएगा ना बेटा, इसका आधा आएगा ना, यानी √3/2L का आधा। थैंक यू बेटा बताने के लिए, वही मैं टेंशन में, मैंने कहा ये क्या मैंने गलत बता दिया। √3L/2 का आधा करोगे तो बेटा √3L/4 आएगा या नहीं आएगा? वाई सेंटर ऑफ मास √3L/4,
और ये आ गया आपका 7l/12। थैंक यू बेटा बताने के लिए, थैंक यू थैंक यू। मैंने इसको l मान लिया था, मैंने इसको l मान के इसका आधा ले लिया था, बट एक्चुअल में ये तो अपन ने निकाला ना √3l/2 है। अभी ठीक, कॉन्सेप्ट सही थे। हाँ, पानी पी लिया जाए इसी बात पे। मजा आया, मजा आया या नहीं? √3l/2 का आधा करो √3l/4। बढ़िया काम, राइट। अभी सुनिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेन लेमिनार यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाई ऑन देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आप कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज्यादा सही वर्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री करो इसको, समझा रहा हूं, रोटेशन नहीं, सिमेट्री। अरे सिमेट्री करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है भाई साहब? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है समझिएगा इस चीज को। पहले आपके सामने कुछ मैं फिगर्स बना लेता हूं, उसके बाद फिर अपन समझेंगे कि भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कैसे देखना है। ठीक है, पहले एक सर्कल बनाता हूं, इस सर्कल को फिल कर देता हूं इससे, फिर एक स्क्वायर बनाता हूं, इस स्क्वायर को फिल कर देता हूं अगेन इससे, फिर एक रेक्टेंगल बनाता हूं, फिर इस रेक्टेंगल को भी फिल कर देता हूं मैं इससे। अब एक ट्रायंगल बना लेता हूं, या सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एक थिन रॉड लो पहले तो, थिन रॉड, थिन रॉड ले लो। इस थिन रॉड को भी मैं फिल कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। पता नहीं क्या क्या हो जाता है इससे, राइट। अभी एक वायर फ्रेम बना लेता हूं, इलिप्स बना लेता हूं, चलो इलिप्स, इलिप्स अगर मैंने बनाया तो इसको भी फिल कर देता हूं। सर ये क्या चल रहा है, रुको तो जरा 2 मिनट रुको तो, मजे दिला रहा हूं ना। फिर एक मैं ये सर्कुलर वायर बना देता हूं। ठीक है, अब इनके नाम लिख देता हूं पहले। इट्स अ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क या प्लेट बोल लो। इट्स अ स्क्वायर प्लेट या स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना। इट्स अ रेक्टेंगुलर लैमिना, इट्स अ रेक्टेंगुलर लैमिना। इट्स अ थिन रॉड, थिन यानी पतली सी रॉड। इट्स अ इलिप्टिकल, इट्स अ इलिप्टिकल लैमिना या इलिप्टिकल प्लेट बोल दो। इसको थोड़ा सा वो कर दूं, आंख में चुभ रहा होगा। इलिप्टिकल प्लेट बोल देता हूं, ठीक है। एंड इट्स अ सर्कुलर वायर, इट्स अ सर्कुलर वायर, राइट। नाउ हो, अब जो बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से सुनना, ठीक है, आराम से सुनिएगा। इनकी सिमेट्रिक एक्सिस जो होगी ना, इनका सेंटर ऑफ मास वहां पे आएगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर यानी इनका मास एक साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस भी पर्टिकुलर शेप में ये है उस पर्टिकुलर शेप में। तो इनका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे पता लगेगी, सोचो बहुत आराम से। इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, यहां पर देखो,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता लगाना है, बहुत सारी लाइन खींच दो एकदम ऐसी, ऐसी नहीं कहीं से भी, सिमेट्रिक लाइन खींचो। ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहां से खींचो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहां से खींचो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे सारी की सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये लाइन जहां पर सारी की सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये क्या कहलाएगा? आपका सेंटर ऑफ मास। लेमिना मींस प्लेट ही होता है बेटा, समझे? जैसा कि अब ये स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट पे लाइंस खींचना चालू करो, सिमेट्रिक लाइंस। ये देखो, ये जितना मास इधर है उतना ही इधर है, हाँ या ना? यहां पर सिमेट्रिक लाइन खींचो, अच्छे से देखो, आपको दिखेगा जितना मास ऊपर है उतना ही नीचे है। यहां से एक सिमेट्रिक लाइन खींचो, आपको दिखेगा जितना मास इधर है उतना ही इधर है। यहां से एक सिमेट्रिक लाइन खींचो, यहां पे आपको दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा जितना मास उधर है उतना ही इधर है, हाँ या ना? ये हो जाएगा आपका इसका सेंटर ऑफ मास। समझ आया? हाँ या ना? आइए, इसका रेक्टेंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कैसे दिखेगा? आप देखो, जितना मास ऊपर उतना ही लाइन के नीचे। यहां से खींचो, जितना मास ऊपर, जितना मास ऊपर उतना ही लाइन के नीचे, हाँ या ना? जितना मास ऊपर उतना ही लाइन के नीचे। इधर से खींचो, आपको पता लगेगा जितना मास इस तरफ उतना ही इस तरफ, हाँ जी। यहां से खींचो, आपको दिखेगा, आपको दिखेगा जितना मास ऊपर उतना ही नीचे। तो बच्चों, ये जो है आपका सेंटर ऑफ मास, ये होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर होगा। ये थिन रॉड है, बहुत ही पतली सी है, एकदम पतली सी, बहुत पतली है। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा? सिर्फ यहां पर देख लो, थिन रॉड पतली, समझते हो? ये देखो, अभी जितना मास इधर है, एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ सही है ना? हाँ, अभी देखो जितना मास इधर है उतना ही इधर है, तो यहां पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सर यहाँ लाइन पे कहीं भी हो सकता है, एकदम छोटू सी है, इतनी, ये ऐसी रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ही आएगा ना। वो तो मैंने आपको बताने के लिए बड़ी बना दी है, लेकिन लिखा है ना थिन रॉड। थिन रॉड यानी बहुत पतली, इतनी पतली रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर पे होता है, यही तो लिखा हुआ है ऊपर। ये देखिए, ये सिमेट्रिक बॉडी है। हाँ सर, इलिप्स आपकी सिमेट्रिक बॉडी है। अरे है या नहीं है? हाँ सर, ये इलिप्स हमारी सिमेट्रिक बॉडी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, यहां से यही हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। अरे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया भैया, अरे भैया गलती से बन गया, मेरे को माफ करना। हाँ अभी सही है। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के ऊपर आए, भले ही सिमेट्रिक बॉडी हो। क्या कहा मैंने? जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के ऊपर ही आए, भले ही सिमेट्रिक बॉडी हो। ये देखिए सिमेट्रिक, ये आपका सर्कुलर वायर है, ये ऐसा, ये है सर्कुलर वायर, दिख रहा है? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इधर बीच में। इधर बीच में कहीं मास है क्या? नहीं है। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर। ये बॉडी किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में है? सर ये यहां पर सिमेट्री पर है, और सर ये यहां पर सिमेट्री पर है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? आप खुद देख लो। हाँ जी सर, ये इसका सेंटर ऑफ, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या? बताओ, ये भी धोखा देने लगे आजकल। नहीं यार, बना तो सही है, फिर टेढ़ा क्यों दिख रहा है? थोड़ा सा इधर कर दे क्या? हाँ अभी सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, यानी पूरे वायर को हटा के यहां पर आप एक पॉइंट मास रख दीजिए। हवा में कहीं पर भी
हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आई रिपीट, कहीं पर भी हो सकता है। कोई दिक्कत? ऐसे में हॉलो ऑब्जेक्ट में, बिल्कुल हॉलो ऑब्जेक्ट मैंने ये नहीं बताया था, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इस बॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बीच में। बीच में तो हवा ही है ना। सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा आपका बॉडी के ऊपर आए। एक 2 कांटों वाला एक्सपेरिमेंट है, मैं अभी ट्राई करूंगा, उसका शॉर्ट्स अभी के अभी बनाकर चैनल के ऊपर डाल दूं। मैं ट्राई करता हूं अभी बना के, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आज ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आई एम श्योर थोड़ा बहुत मैंने आज आपको कुछ अच्छा बताया, पढ़ाई से हटकर, कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। आपकी जिंदगी में आगे आप बढ़ जाओगे, बस आप अपने एथिक्स फिक्स कर लीजिए कि मेरे को कोई गलत काम नहीं करना है, बस एज सिंपल एज दिस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इफ यू वांट टू एवर पे मी बैक, यू कैन पे मी इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ठीक है, किसी की मदद करो, कोई जरूरतमंद की मदद करो, किसी की भी नहीं मदद करो, कोई जरूरतमंद की मदद करो। दुनिया में बहुत कुत्ती चीज है भाई, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। अगर आप किसी की मदद करोगे ना, वो बार बार आपसे मदद मांगेगा, भले ही वो कैपेबल है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ से आपके फेवर मांगेगा। तो जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करो, समझ गए? अब क्या होगा, अगर कोई ऑलरेडी पहले से कैपेबल है कोई काम करने के, और आप उसकी मदद कर दोगे ना, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके चक्कर में बिगड़ेगा उस इंसान का, कि वो हर बार किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट बनना सीख जाएगा। तो ये उसके लिए बुरा है, आपके लिए नहीं है। तो आप उसके अच्छे के लिए उसकी मदद मत करना कभी। तो यू हैव टू थिंक कि यार किसकी कब कैसे मदद करनी है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आज का डेली टारगेट कल से देना मैं स्टार्ट करता हूं फॉर श्योर। मेरे को आप याद नहीं दिलाते, बीच में आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, मैं भी भूल जाता हूं। मैं कल से आपका डेली टारगेट देना स्टार्ट करता हूं, रिवाइज करवाता हूं आपका चीजों को। ठीक है, आप कल सर्कुलर मोशन रिवाइज करना, मैं आज डेली टारगेट ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूं, सर्कुलर मोशन रिवाइज करना। ठीक है, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट। आज का तो मैंने यहां ज्यादा पढ़ाया नहीं, आज अपना टाइम सर्कुलर मोशन रिवाइज करने में निकालिए, संडे को आपका टेस्ट भी है। थैंक यू, टेक केयर।